अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। दुख और तकलीफ आपके नज़दीक से न करें और आपके फूल जैसे बच्चों को कभी कोई कांटा भी न लगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इससे पहले कि ज़रा धमाकेदार वी लोग की तरफ चले, लंदन में रात को जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई, बहुत सारी चीज़ें लंदन में जब आएंगे तो आपके पास खबरें खबरें होंगी और फिर आप जब मिले भी खबरों वाले लोगों से, तो इससे पहले कि वो खबरें आपसे शेयर करूं क्या होने जा रहा है, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब जरूर दें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी दोस्तों, इस वक्त लंदन में मौजूद हूं। मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन जो मोड़ है वो आया है, यानी मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इससे पहले भी एक दफा मैं ये देख चुका हूं, लेकिन वो दुख की घड़ी थी, तकलीफ की घड़ी थी, जब नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी पाकिस्तान वापस गए थे। मियां साहब अपनी बहुत ही प्यारी वाइफ को उस हालत में छोड़कर गए थे जिसमें शायद उनको यकीन नहीं था कि वो दोबारा कभी वापस उनको जिंदा देख सके। फिर ऐसा ही हुआ। वो एक लम्हा तकलीफ का था जब मियां साहब गए हैं, लेकिन अब मियां साहब बड़ी खुशी से जा रहे हैं और उनके वर्कर से लेके उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि मियां साहब आएंगे और पाकिस्तान को वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहां पर वो छोड़कर गए थे। मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए खुदा की जात की मदद से कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले भी करके दिखाया है और अब भी करके दिखाएगा। यही नवाज शरीफ है। यही वो कहते हैं ना कि कामयाबी का नाम, दूसरा नाम कामयाबी का, मईशत का दूसरा नाम, इन तमाम चीजों का दूसरा नाम जो है वो नवाज शरीफ है। बट नहीं आओ, यहाँ पर जिस तरह लोग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि ताकत का मंबा यही दफ्तर है। नवाज शरीफ का सब दफ्तर जो है बहुत बड़ा दफ्तर नहीं है कि वहां पे 200-300 बंदा अंदर आ जाए। वो एक नॉर्मल दफ्तर है जो कि इंग्लैंड में दफ्तर होते हैं। और फिर आपको पता है कि जिस जगह पे दफ्तर है वहां पे क्या दफ्तरों की कीमतें हो सकती हैं, प्राइजें हो सकती हैं। तो एक छोटा दफ्तर है जिसमें मतलब 25, 30, 40 लोग जो है बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होते होंगे। वहां पर जो आने वाले लोग हैं, जो मिलने वाले लोग हैं, उनकी तादाद हजारों में पहुंच जाती है। किसने मिलना है, किससे मिलना है, ये बहुत बड़ी परेशानी। और लेकिन आप ये देखें कि हर बंदे की कोशिश है कि वो एक दफा आए, हाजिरी लगवा जाए, बटन दबा जाए, मियां साहब को शक्ल दिखा जाए, क्योंकि मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मियां नवाज शरीफ इंतखाबात जीत चुके हैं और लोग उनको मुबारकबाद देने पाकिस्तान से चलकर स्पेशल आ रहे हैं। खैर, ये तो तस्वीर कशी थी, लेकिन असल बात मुझे जो होगी है, यहाँ पे 2 दिन हो गए, कोई भी ऐसी मशकूक चीज नजर नहीं आई या महसूस नहीं हुई जिससे मैं ये कह सकूं या अपने शकूक को शहबात जाहिर कर सकूं कि मियां साहब वापस नहीं जा रहे। हर बंदा बड़ा पुरुमीद है, तैयारियां जोरों शोर से है, वो किसी भी किस्म की होंगी। जाहिर है जो चीजें हमारे पास हैं, जो चीजें सभी कुछ ऑफलाइन भी चीजें होती है जो नहीं भी की जा सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूबर, न्यूज एंकर और तमाम नेगेटिव चीजें फैलाने वालों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा गिरने वाला है। एक बड़ी ताकत, बड़े जोरों शोर से मियां साहब वापस आ रहे हैं और बहुत तैयारियां। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको कुछ ऐसी तैयारियों का भी जिक्र करेंगे, बताएंगे जो शायद इससे पहले आप तक नहीं पहुंची होंगी। रही बात मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की लंदन आने की, तो कल हमारे प्रोग्राम में बताया जा चुका है, हसन अयूब खान भाई ने हमें बताया कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत मुलाकात के लिए आ रही है। मिडिल ईस्ट की शख्सियत है, इनसे हंगामी मुलाकात आ गई थी जिसके बायस मियां शहबाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ा। मियां नवाज शरीफ अगर हुकूमत में वापस आ रहा है तो ऐसे नहीं आ रहा, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, ताकत के साथ आ रहा है, क्योंकि वो जानता है जितने बड़े बहरान हैं उनको हल करने के लिए जो पेश की तैयारी है वो भी बड़े लेवल की होनी चाहिए। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने IMF का पैकेज लेकर दिया, मिडिल ईस्ट की गारंटियां लेकर दी, सरमायाकारों से मुलाकातें कर रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है, लंदन ऑफिस में अहम तरीन मुशावरत होने जा रही है। उस अजलास में कुछ न कुछ वो फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। देखें, ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज जो वो आपके सामने आए और उसकी खबर पे नेगेटिव फैलाकर आप मुल्क में जो हालात पैदा करते हैं, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ की सियासत को। अभी और बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी, बहुत कुछ नेगेटिव बताया जाएगा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, खबर ही नहीं है। कभी खबर सुनी इमरान खान साहब के बारे में? 0-0। कहां है इमरान खान? लेकिन नवाज शरीफ कल भी खबरों में, आज भी खबरों में, आने वाले वक्त भी खबरों में ही रहेंगे। आ रहे हैं, बड़ी भरपूर ताकत से आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को ये लंदन से पैगाम दे रहा हूं, तैयारी बढ़ लो। एयरपोर्ट तो लेके मीनारे पाकिस्तान तक 2 दिन वास्ते घर नहीं जाना। अपने महबूब कायद का ऐसा इस्तकबाल करना है कि लोग भूल जाए तारीखी कि इससे पहले ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ।
अच्छा, दूसरी तरफ चंद लोग मियां नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की वापसी दुख रही है, तकलीफ हो रही है, बल्कि नवाज शरीफ जैसे इनकी मौत का परवाना बनकर आ रहा है। मतलब ऐसा ही लग रहा है जैसे उनको तकलीफ हो रही है। ये लोग मुसलसल बयानियां बना रहे हैं नवाज शरीफ अपना वापसी का फैसला तर्क कर दे। उन्हें पता लग चुका है कि वो सिर्फ मुल्क वापस नहीं आ रहे बल्कि इक्तदार में आ रहे हैं। फैसल वाडा ने रात को बहुत ही घटिया बातें की, इस पर बात जरूर करूंगा। पहले वो जरा आप जो फैसल वाडा साहब का क्लिप है वो सुन लें, वो बहुत जरूरी है आपके सुनने के लिए। हो जाएगी जो नवाज शरीफ साहब ने बयानियां बनाने की कोशिश की। एक तो ये कि देखिए जी, फिर आपने वेनम, बुग्स, नफरत इदारे के सामने नजर आई, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सारे 18 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, इन सारे लीडर्स बुसीदा डेमोक्रेटिक जनाजा लेके जिनका फिर रहे हैं, करप्ट लोगों का, डॉलर्स में रईसों का, जिनकी मजबूरियों, जिनकी वजह से, जिनकी पॉलिसीज की वजह से एक गरीब आदमी अपनी 13 साल की बच्ची पेट भरने के लिए नौकरी पे भेजता है। इन्हीं जज और पीरों के बीच में उसको रेप करते हैं, ज़ब्ती करते हैं और कत्ल कर देते हैं, और मुलजिम पकड़े नहीं जाते और बेलें हो जाती हैं। ये सब सियासतदान है। आप कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट का, मिसाल दे रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी जुडिशरी को आपने ब्लैकमेल किया, आप उनकी पर्सनल लाइफ की वीडियोस बना के लाए, अपने मन पसंदीदा केसेस करवाए, आप इस्टेब्लिशमेंट का बार बार जाते रहे। इनका तो माजी भरा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नाम लें आप किसी चीफ का, हर किसी से लड़ाई है, हर किसी से लड़ाई है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए और चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो जरूर कहा है कि मैं भूल गया, न्यूट्रल पॉलिश अभी गया और अभी लेके आया, लेकिन बहुत ही बीपी लो था जब वो जा रहे थे। उनको बता दे, समझा दिया गया है कि बयानात तक तो ठीक है, ये अगर एहतसाब की बात की ना तो पहले तो जहाज में बांध के भेजा था, इस बार बांध के ही रखेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं जी। फैसल वाडा कह रहा है कि नवाज शरीफ के लंदन में नए इलेक्शन के बयानिए के बाद शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर लंदन जाते वक्त लो हो गया था। शहबाज शरीफ को कहा गया था कि जाकर बताओ, पिछली दफा जहाज में बांधा था, अब की दफा बांध कर रखेंगे। ये एक ऐसे बेहुदा, गंदे और गलीज इंसान की जुबान है जो ना तो इलेक्टेबल है, जो ना किसी सिस्टम का हिस्सा है, जो ना किसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना किसी अदारे में जॉब कर रहा है, ना किसी जगह पे नौकरी कर रहा है। एक ही चीज वो कर रहा है। बहुत सारे जो, मतलब मैं अब उन एंकरों के बारे में भी क्या बताऊं जिनको अपने प्रोग्राम में रेटिंग के लिए फैसल वाडा चाहिए। और फैसल वाडा की क्या औकात है, या फैसल वाडा किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, फैसल वाडा ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने में क्या कमाल कर रखा है? क्या कोई खैराती इदारा चला रहा है? क्या कुछ सियासत में बहुत बड़ा नाम है? क्या फैसल वाडा के पोर्टफोलियो पे 25-30 वजारतें हैं, उसने पाकिस्तान की खिदमत की है? इकॉनमी कौन है फैसल वाडा, सिवाय गंदी और गलीज जुबान बोलने के और टीवी एंकर्स को या टीवी चैनल्स को रेक ऊपर लाने के लिए? इसके सिवा उसकी क्या औकात है? कभी वो बूट लेके आ जाता है, कभी वो 500 बंदे को टांगने आ जाता है, कभी वो कोई कुलिया लेके आ जाता है। तो इस दफा जो उसने गलीज जुबान इस्तेमाल की है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में की है। मेरे ख्याल में फैसल वाडा भूल गया है, फैसल वाडा कोई याद नहीं है। नवाज शरीफ वो ताकत है जिसने पिछले 25 साल से 30 साल से इसकी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमतें तो कुर्बान की, अपनों अपने इक़्तिदार तो कुर्बान किए, लेकिन अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे। क्या कहता नवाज शरीफ, चाहता है क्या नवाज शरीफ? भाई, अगर आप किसी को सजा नहीं दे सकते, अदालत में जाके फांसी नहीं लगवा सकते, और भाई जो पिछले 12-13 साल में हुआ है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो लेनी है ना। कोई टीवी पर आकर बैठकर ये तो बताया कि हाँ मैं मानता हूं जनरल बाजवा साहब ने जाने से पहले आखिरी तकरीर में बताया हमारी गलती है, लेकिन क्या उससे मसला हल हो गया? सिर्फ ये कह देने से हाँ मैंने किया था तो बात खत्म हो जाएगी? नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं होगा। और कम से कम आप इन लोगों से माफी तो मांगे, इन लोगों को पूरा सच तो बता दें, बताएं कैसे क्या हुआ जिसकी वजह से आज 5.9 वाली जीडीपी जो जीरो पे आई हुई है, जिसकी वजह से 5 रुपए 90 पैसे वाला यूनिट 100 रुपए का यूनिट है, जो चीनी 55 रुपए की थी आज 200 की 250 की बिक रही है। लोगों को बताओ तो सही हुआ क्या था, और कम से कम लोगों से माफी तो मांग लो। यही कह रहा है नवाज शरीफ। और क्या कह रहा है नवाज शरीफ? हमें पता है किसी को फांसी नहीं लगाई जा सकती, हमें यह भी पता है किसी को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अदारे आके दरमियान में खड़े हो जाएंगे, उनकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल होगा, लेकिन अवाम को, लोगों को बताना पड़ेगा। बट एनी हाउ, फैसल वाडा नवाज शरीफ जो बांधने की धमकी महज नहीं दी, उन्हें पाकिस्तान के मौजूदा हालात में तमाम बहरानों के जिम्मेदार
جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جنرل فیض اور 4 ججوں کے احتساب کی جو بات کی ہے۔ فیصل واڈا کی تکلیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تاحال اپنے ان اکاؤں کو بھول نہیں پایا جن کی وجہ سے آج وہ فیصل واڈا بنا ہوا ہے۔ اور فیصل واڈا جو ہے وہ آپ کو جتنا بڑا بوٹ پالشی ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، بلکہ اگلا بوٹ لے کے آ جاتا ہوتا تھا، یاد ہے نا آپ کو۔ پر فیصل واڈا ثاقب نثار کا قریبی رہا ہے، بہت قریبی رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو جب ججوں کی بات ہوگی اور جرنیلوں کی بات ہوگی تکلیف تو ہوگی، اندر تک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا تنی تک تکلیف ہوئے گی، تو تنی تک تکلیف تو فیصل واڈا نے ہونی ہے۔ لیکن جناب طے ہے، بحرانوں کی نظر کرنے والوں کا، اس ملک کے بحرانوں کی نظر کرنے والوں کو احتساب ہوگا، اور ٹکاوا کر کے احتساب، جو کرنا ہے کر لو، جو ہونا ہے ہو جائے، احتساب ہو کر رہے گا۔ اچھا، فیصل واڈا سے متعلق مشہور ہے کہ وہ محسوس ملکوں کے قریب ہے، محسوس حلقوں کے قریب ہے۔ اگر وہ ایسی دھمکیاں دے کر ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقوں کو، فیصل واڈا کو فوراً شٹ اپ کی کال دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو ماحول بن رہا ہے اس وقت، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، میں کھل کے بات کرتا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت اپنے فرنٹ پر آ کر کھیل رہی ہے، وہ سمگلروں کا قلعہ کما کر رہی ہے، ڈالر ٹھیک کر رہی ہے، وہ زراعت میں آ رہی ہے، بہت سارے مسائلوں سے، اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے، تو وہاں پر ایسے پرانے ٹاؤٹوں کو بھی شٹ اپ کی کال دینی چاہیے کہ جو ہم کمبینیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آ کر تم اس قسم کی بکواس نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، اس کمبینیشن کو خراب نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیونکہ میرے خیال میں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، ادارے خود ہی سمجھائیں گے، اور سمجھا بھی لینا چاہیے اس سے پہلے کہ سیاستدان پھر ان جیسے وہ پتہ یہ شیخ رشید ٹوپ بننے کی کوشش کر رہا ہے فیصل واڈا، لیکن کیا کر لے گا، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گی۔ نواز شریف جو ہے وہ اس ملک کی ایک دفعہ پھر اکانومی سے لے کر ہر چیز ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس جیسے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جو ریٹنگ بڑھانے والے جو ہیں نا لوگ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا۔ خیر، بشرا بی بی کے لیے جسٹس بابر ستار بڑے دکھی دکھائی دیتے ہیں۔ بشرا بی بی کی ریاست مخالف آڈیو لیک پر ایف آئی نے ان کو از خود نوٹس جاری کیا تھا، جس کو بشرا بی بی نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایف آئی کا نوٹس ہی معطل کر دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ ساری دنیا جانتی ہے آڈیو اصلی ہے، فرانسک ہو چکا ہے، اس کے باوجود تفتیش نہیں کرنے دی جا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس ملک کی عدالتیں چاہتی کیا ہے، اس ملک سے دشمنی کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کو جو تنہائیں ہیں نا اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکس سے نہیں دی جاتی، بلکہ یہ جو جن کی یہ درخواستیں ہیں نا، یہ جن کو مطلب ریلیف دیتے ہیں، شاید ان کی طرف سے دی جاتی گی۔ او بھائی ہونے دو نا، پتہ لگنے دو نا کہ یہ نکلی ہیں، یہ اصلی ہیں، یہ کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ ملک دشمن ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے یا ملک کے نقصان ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہوگا، آپ ان کی مکمل ہونے دیں نا۔ کیوں کینسل کر رہے ہیں؟ ایف آئی کو کام کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جج صاحب سمجھ نہیں آتی اس میں کیا لاجک کیا ہے۔ میں کم از کم میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، پھر اگر کوئی بات کریں گے تو ہم لوگ گستاخی ہو جائے گی عدالتوں میں اور ججوں کے خلاف، لیکن جج اس ماحول پر ان چیزوں کو لے آئے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ بھائی تم اس ملک سے چاہتے کیا ہو، انصاف ہونے کیوں نہیں دیتے، جو ملک مخالف سرگرمیاں کرنے والے ان کے کیس کیوں نہیں چلنے دیتے، فیصلہ کیوں نہیں ہونے دیتے، لوگوں کو کیوں نہیں دیکھنے دیتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ خیر، قاضی فائزہ کے کھڑاک میں سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے رات کو سب سے خطرناک ترین فیض آباد دھرنا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 28 سپٹمبر اس مہینے کی 28 کو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس کی بدولت قاضی صاحب کو ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی تھی اور فیض حمید نے ریفرنس بھجوایا تھا۔ قاضی نے آتے ہی کیس کی سماعت مقرر کر کے سب کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کیس کو فوج کی طرف سے اٹارنی جنرل کے ذریعے چیلنج کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جوانوں کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ دوسری طرف قاضی صاحب اپنے ادارے کو بندیالی باقیات سے پاک کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر سپریم کورٹ کے ایک سٹاف کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈی جی ایچ آر کا تبادلہ کر دیا ہے، یعنی ان کی خدمات لاہور کو واپس کر دی کہ تم جاؤ پائیں لاہور جا کے بھٹورے شورے کھاؤ، ناشتے نشتے کرو، روٹیاں شوٹیاں لسیاں شسیاں کھچو، ساڈی جان چھڑ دیو۔ اور قاضی صاحب آنے والے دنوں میں بھی یہ سب کچھ کرنے والے۔ دیکھیں جب نیا سربراہ آتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو تبدیل کرتا ہے جو اس کی نظر میں کسی بھی قسم کی مطلب گڑبڑ آپ سمجھتے ہیں نا جو ہوتا رہے، جو بندیال دور ان لوگوں کے ذریعے ہینڈل کرتا رہے، جو ان لوگوں کے ذریعے ظلم اور زیادتیاں کرتا رہے، جو پاکستان کو آج یہاں تک پہنچانے کے لیے یہ ایسے ہی لوگوں کے کردار ہوتے ہیں نا، ایسے ہی لوگوں سے یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں اپنا سال جو ہے وہ اس طرح سے گزار کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ جب وہ چلے جائیں تو ادارے کی ڈائریکشن اتنی سیدھی ہو جائے کہ 5-7 سال ادارہ وہ فیصلے کر سکے، وہ چیزیں ہو سکے جس سے کم از کم پاکستان کی عوام کو سکھ پہنچے۔
لندن سے آج دوپہر کو مزید خبریں دیں گے آپ کو شام والے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ. جب میاں صاحب سے ملاقات ہو چکی ہوگی تو جو خبریں ہوں گی وہ آپ کو دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے میں اجازت لوں اور آپ لوگ مجھے اللہ حافظ کہیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں. گروپس میں ضرور شیئر کریں. آج کا سوال یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف شہباز شراف کی ملاقات کے بعد کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب جو شہباز صاحب آئے ہیں اور مریم بی بی آئی ہیں, مریم بی بی ظاہر ہے اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے آئی ہیں اور ان کا اسکول میں جو فرسٹ ڈے پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے آئی ہیں, لیکن ظاہر ہے جب اپنے محبوب قائد کے پاس مریم بی بی آئیں گی تو کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوں گی, کچھ نہ کچھ فیصلے تو ہوں گی. لاہور کے جلسے کی تیاریوں کے بارے میں قائد کو اپڈیٹ تو کیا جائے گا. نواز شریف صاحب کی واپسی کے رستے میں جو لوگ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں فیصل وارڈا سے لوگ, ان کو ناکامی ہوگی. نواز شریف بھرپور طاقت سے واپس آئے گا. نواز شریف اس ملک کی تقدیر کو دوبارہ تبدیل کرے گا. نواز شریف وہ سب کچھ دے گا جو عوام سے چھین لیا گیا, نوالے چھین لیے گئے. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال